लगी तो ये पेड़ लगी है। आप कि मैं करती इसको यहाँ पर, ये मैं से कमांड मैं चला रहा था वहाँ पे। अच्छा, मुझे लेकिन आप पर्सन कुछ ना कुछ कर रहे, मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ कर तो रही नहीं, इसको क्या हो रहा है, खुद से खुद भागे जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी। बदमाशी करो। स्टार्ट है ना ये क्लास? हाँ। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, फिर से वेलकम बैक वंस अगेन। और आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक जो मॉर्निंग में सुबह हमने स्टार्ट किया था, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। एंड आई थिंक आपको अभी तक जो अब भी आपने पढ़ा है बच्चों, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा भी तो प्लीज मुझे आप कंफर्म करिए कि मैडम कहाँ पे डाउट है, तो उसको जरूर रेक्टिफाई किया जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें थोड़ा चीजें बेटा कंसेप्ट समझने वाले ज्यादा होते हैं, है ना। ऐसे आप इनको सिंपल लर्न कर लो, याद कर लो, उनको देख लो, समझ लो, थोड़ा मुश्किल है इसमें। जब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे थोड़ी सी मुश्किल आ ही जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लास को डिले नहीं करते, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास स्टार्ट क्योंकि कर ही रहे हैं, तो आपकी जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। बेटा क्लास में आपका टॉपिक चल रहा है विदेश व्यापार, फॉरेन ट्रेड। सुबह की क्लास सुबह मॉर्निंग में हम देख चुके हैं कि इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट थे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमने वहां पर देखा था कि जो हमारे अकाउंट हैं वो टू टाइप के अकाउंट थे, है ना। ये हमने वहां देखा था कि भाई जो अकाउंट है वो दो टाइप के अकाउंट की हमने बात करी थी बेटा। बेसिकली फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट। पहला अकाउंट था हमारा चालू खाता, करंट अकाउंट, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आपने कवर किया था कि भाई हमारे पास जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर एक हम करते हैं क्या, विजिबल ट्रेड। अगर बेटा हम गुड्स का लेन देन कर रहे हैं, अगर हम वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, अगर हम चीजों को आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री को हम कहाँ करेंगे रिकॉर्ड, विजिबल ट्रेड के अंदर, ठीक है, विजिबल ट्रेड के अंदर। और अगर हम सर्विसेज का लेन देन कर रहे हैं, हम सेवाएं ले रहे हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं, अगर हम सर्विसेज का लेन देन कर रहे हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ की जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी जी कहाँ, इनविजिबल ट्रेड के अंदर। इसकी रिकॉर्डिंग होगी बेटा इनविजिबल ट्रेड के अंदर, ठीक है। एंड फिर आपको बताया था मैंने कि अगर गवर्नमेंट को कोई भी गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में कोई भी डोनेशन दान आता है, या हम किसी को ग्रांट्स देते हैं फिर लेते हैं, कोई हमें दे रहा है ले रहा है, या फिर गवर्नमेंट को डिविडेंड, बेटा गवर्नमेंट को लाभांश डिविडेंड मिलता है, गवर्नमेंट को अगर ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इवन अगर देश के अंदर कोई भी पेमेंट ट्रांसफर होकर आती है, अगर देश में बेटा ट्रांसफर होकर पेमेंट आती है तो उन सब की रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, उन सब की रिकॉर्डिंग को यहीं पर किया जाएगा, वो सब कुछ यहीं पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है, ठीक है, इनविजिबल ट्रेड के अंदर। अब आप समझिए इसके अंदर बेटा दृश्य, जो जिन चीजों को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, दृश्यगत व्यापार, ठीक है। अगर आप सर्विस का लेन देन कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अदृश्य, जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, अदृश्य व्यापार,
ठीक है। अगर आप गिफ्ट का लेन देन कर रहे हो, डोनेशन आता जाता है, ग्रांट्स के लेन देन हो रहे हैं, डिविडेंड आप ले दे रहे हो, इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है पेमेंट, तो जो भी सब कुछ आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा? वो सब कुछ बेटा करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सब कुछ की जो एंट्री है वो करंट अकाउंट के अंदर होती है, ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर। इसके अलावा यहाँ तक हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में पढ़ा था। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम देखेंगे कि एक और यहाँ पे अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। बेटा एक अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता, कैपिटल अकाउंट। अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, जहां पर भी बात हो कैपिटल, पूंजीगत खाता, वहां आप समझ जाओ कि हम एक बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं। जब भी जहां भी लिखा हो पूंजी, कैपिटल, दैट मीन्स कि हम एक ह्यूज, हम एक बल्क, हम एक बहुत बड़े अमाउंट की, बहुत बड़ी रकम की, पैसों की बात कर रहे हैं। अब अगर देश के अंदर या देश के बाहर से पैसा आता और जाता है, बड़े अमाउंट में, बल्क अमाउंट में आता जाता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बताइए पैसे का आने का सोर्स क्या है? बेटा पैसा आता कैसे है? तो पैसा आने का सोर्स है क्या कि भाई या तो इंडिया में, बेटा या तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी, ठीक है, या तो इंडिया में निवेश हो रहा होगा, ओके, या तो निवेश के थ्रू पैसा आता जाता है, या फिर हम लोन लेते और देते होंगे, या फिर क्या होता होगा बेटा, या फिर बैंक के थ्रू, बैंक के रास्ते पैसे का लेन देन हो रहा होगा। या तो पैसा बैंक के थ्रू, या फिर बैंक लोन के थ्रू, या फिर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता और जाता होगा। फिर इसमें आप तीसरा अकाउंट और जोड़ोगे, इसमें हम देखेंगे फॉरेन रिजर्व को। इसके अंदर आ जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन रिजर्व। अब ये जो फॉरेन रिजर्व है, इसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। इसके अंदर होते हैं 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट से मिलकर बनता है देश का विदेशी रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार। क्या क्या आ जाएगा भाई? देश के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या आ जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? इसके अंदर आएगा एक तो गोल्ड, हमारे पास कितना गोल्ड है। इसके अंदर आ जाएगा बेटा एक फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी एसेट जिसको हम बोलते हैं करेंसी। इसके अंदर आ जाएगा SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और इसके अंदर आ जाएगा RTP, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। इसके अंदर आ जाएगा बेटा RTP, रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ठीक है, रिजर्व ट्रांच पोजीशन। अब हमने करंट अकाउंट की तो बात कर ली, अब हम पहले बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, पूंजीगत खाता। जहां वर्ड लिखा हो कैपिटल, आप समझ जाइए कि हम एक बहुत बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर बहुत सारे पैसे का लेन देन हो रहा है, जहां पैसे का लेन देन हो रहा है। अब ये जो पूंजी है, अभी आपने लिखा है कि वो 3 तरीके से देश के अंदर आती है। पहला आपने क्या लिखा था? निवेश के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन लोन ले दे रहा होगा, या फिर पैसा आएगा बैंक के रास्ते से, ठीक है। तो या तो बैंक का रास्ता है आने जाने के लिए पैसा, या फिर कोई कंट्री हमसे लोन ले रही होगी, या हम किसी से लोन ले रहे होंगे, या फिर कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, और बेटा या हम किसी के देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो पैसा है, पैसा आने का जो सोर्स है वो 3 तरीके से है। पैसा ओके, पैसा 2 से 3 तरीके से इंडिया में आता है, निवेश के थ्रू, लोन के थ्रू, और एक बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू भी पैसा आएगा और जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई बेटा इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कैसे आता और जाता है, निवेश के थ्रू कैसे? तो ध्यान रखना, निवेश के थ्रू पैसा आने के 2 तरीके हैं। एक, या तो इंडिया में FDI हो रहा होगा,
ठीक है, या फिर बेटा इंडिया में FII हो रहा होगा, FDI हो रहा होगा या फिर FPI हो रहा होगा, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, FDI हो रहा होगा या फिर FPI हो रहा होगा। अब ये जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ये दो टाइप का होता है। या तो हो रहा होगा बेटा क्या, या तो हो रही होगी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर हो रहा होगा ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, पढ़ेंगे इसको। या तो हो रहा होगा ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर हो रहा होगा क्या, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, बताइए एफडीआई क्या होता है। तो बेटा एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफआईआई क्या होता है, इसका मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फिर एक होता है एफपीआई, इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पैसे आने का जो तरीका है बेटा, जो सोर्स है पैसे आने का, वो दो तरीके से आता है, या तो एफडीआई हो रही होगी या फिर एफआईआई हो रही होगी। ठीक है, एफपीआई हो रही होगी। जीएफआई का मतलब क्या है, व्हाट इज बीएफआई, बेटा बीएफआई होता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट एंड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब ये होता क्या है इसको समझेंगे अभी। अब हम लोन वाले पोर्शन को बाद में समझ लेंगे, इसको हम बाद में समझ लेंगे, पहले हम इसी को समझते हैं। ठीक है, कि भाई ये है क्या, कि भाई ये होता क्या है। बेटा एफडीआई का मतलब है, एफडीआई को हम बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जबकि ये कहलाता है एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेश, जबकि ये कहलाएगा एफपीआई। हाँ तो ठीक है, ठीक है ये कहलाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एफडीआई होता क्या है, एफडीआई से आप क्या समझते हो, व्हाट इज एफडीआई। तो बेटा अगर क्वेश्चन ये हो जाएगा, बताओ भाई एफडीआई क्या होता है, व्हाट इज एफडीआई, तो आप क्या बोलोगे, एफडीआई का मतलब क्या है। बेटा एफडीआई का मतलब ये है, एफडीआई का मतलब ये होता है कि अगर या तो बाहर से विदेशों से या तो कोई कंपनी इंडिया में आ रही है, कंपनी इंडिया में आई और उसने आकर अपना बिजनेस शुरू करा और इंडिया में उसने 100% पैसा लगाया, तो समझ लो कि उसने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया, एफडीआई किया। मतलब यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यापार करने के लिए यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में अपना व्यापार करने के लिए आती है और 100% अपना
निवेश करती है, 100% अपना निवेश करती है और भारत में अपना उद्योग खोलती है, इसे एफडीआई कहते हैं। ये एफडीआई कहलाती है। यदि कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आती है और अपना 100% पैसा लगाकर इंडिया में कोई निवेश करती है, कोई बिजनेस करती है, दैट मीन्स कि वो एफडीआई कर रही है, वो एफडीआई कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड एफडीआई। ठीक है। और या फिर और क्या, और या फिर और किसे कहते हैं एफडीआई? और क्या है एफडीआई? और क्या है एफडीआई बेटा? और यदि कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 10% से ज्यादा का निवेश करती है तो यह भी एफडीआई कहलाता है। बेटा ये भी एफडीआई है। यदि कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आई, उसने 100% पैसा अपना लगाया और इंडिया में आके उसने बिजनेस शुरू करा, व्यापार करा, उसने क्या किया? ये उसने बेटा ये एफडीआई किया। ठीक है, पहली बात। और यदि कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आए और किसी भारतीय कंपनी के ही अंदर आकर वो उसमें 10% से ज्यादा का निवेश करे, 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करे, तो भी उसने क्या किया है? तो भी उसने निवेश किया। कैसा निवेश? एफडीआई। बेटा उसने एफडीआई किया है, उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि भाई एफडीआई का मतलब होता है क्या? बेटा एफडीआई का मतलब है 11 से लेके 100% तक का निवेश। या तो वो कंपनी सारा पैसा अपना ही लगा दे 100%, तो भी एफडीआई है। या फिर वो कंपनी 10% से ज्यादा का पैसा लगाए किसी कंपनी में, भारतीय कंपनी में आकर, तो भी वो क्या कर रही है? तो भी वो इन्वेस्टमेंट ही कर रही है। दिस इज कॉल्ड निवेश, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई अगर ये एफडीआई है, इसको आप एफडीआई बोलोगे, तो क्या एफडीआई कैसे, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है तो कैसे आएगा? क्या सोर्स है बाहर से पैसा आने का? बेटा पैसा बाहर से आता कैसे है? तो अगर हम बात करें पैसा बाहर से कैसे आता है, तो बेटा एफडीआई के आने के 2 रास्ते हैं। ठीक है। एफडीआई के 2 रूट्स होते हैं जिनके थ्रू देश के अंदर पैसा आता है। ठीक है। एफडीआई को देश के अंदर आने के 2 रास्ते हैं। एक को हम बोलेंगे गवर्नमेंट की परमिशन से। ठीक है। एक पैसा देश के अंदर जब आएगा तो वो सरकार की अनुमति से आएगा, सरकार की परमिशन से आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, सरकार की अनुमति से। बेटा सरकार की अनुमति से देश के अंदर पैसा आता है, सरकार की अनुमति से। ठीक है। एफडीआई आने के 2 रास्ते हैं। एक है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट और एक है क्या? एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या है? स्वचालित। मतलब क्या? देखो समझो,
अब ये बेटा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट है। अगर आप मान लीजिए अगर कोई विदेशी कंपनी, अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी निवेश कर रही है, मान लीजिए आप रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, या इन्वेस्टमेंट हो रही है मान लीजिए आप रेलवे में, तो क्या बिना सरकार की परमिशन के हो जाएगी? नहीं ना, यहाँ पर हमको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद ही पॉसिबल है कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट हो पाए। ठीक, तो बेटा जब ये रक्षा क्षेत्र हो गया, लाइक जैसे कि रेलवे हो गया, अगर ऐसे क्षेत्रों में निवेश होना है, इन्वेस्टमेंट होना है, तो हमें इस चीज के लिए पहले गवर्नमेंट से, सरकार से लेनी पड़ेगी परमिशन। अब सरकार के अंदर कौन देता है परमिशन? बेटा इसके लिए सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय की परमिशन से देश के अंदर यहाँ पर पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, अब वित्त मंत्रालय के अंदर कौन होता है? वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक विभाग है, एक विभाग है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक विभाग होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नाम से एक विभाग होता है जो देश में एफडीआई के आने की परमिशन देता है। एफडीआई आएगी या नहीं आएगी, उस चीज की जो अनुमति है वो कौन देता है? वो देता है कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर भी कौन? विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय के अंदर कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक, अच्छा जी। अब अगर मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट होनी है, एग्जांपल ले लो आप, अगर बेटा इन्वेस्टमेंट होनी है लाइक बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंकिंग में होनी है, मान लीजिए इंश्योरेंस में होनी है, मान लीजिए टूरिज्म में होनी है, मान लीजिए, तो बेटा हर चीज के लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले जाके परमिशन लेकर बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की ऑफर आते हैं तो आपको यहाँ पर जो परमिशन है वो आरबीआई ही दे देगा। जो भी इन्वेस्टर है वो खुद को आरबीआई को नोटिफाई करा ले कि सर हम आपके देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर उसको सब कुछ चेकआउट करने के बाद आरबीआई परमिशन देने को तैयार है तो वो पर्सन इंडिया में आकर निवेश कर सकता है। लेकिन आरबीआई एक लिमिट में ही परमिशन देता है। अगर उस पर्सन को बहुत सारा पैसा लगाना है, अबव 49%, अबव 50% पैसा लगाना है, तो उसको बाद में चलकर फिर गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, इट मीन्स एफडीआई के आने के दो रास्ते हैं। एफडीआई बेटा दो तरीके से देश के अंदर आती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भाई वो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके अंदर बाहर से पैसा लाकर नहीं लगाया जा सकता है? कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर बेटा, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर एफडीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मतलब एफडीआई बिल्कुल मना किया हुआ है? एफडीआई विभिन्न क्षेत्रों में निषेध है। बेटा एफडीआई हर सेक्टर में अलाउ नहीं है, कुछ ही सेक्टर हैं जिनमें एफडीआई अलाउ है, सभी में एफडीआई अलाउ नहीं है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई बताइए कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर कौन कौन से हैं जिनमें एफडीआई अलाउ है, जिनमें एफडीआई को अलाउ किया गया है? वो तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या डिफेंस में एफडीआई अलाउ है, क्या डिफेंस के अंदर रक्षा क्षेत्र में अलाउ है या नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई डिफेंस के अंदर बेटा रेलवे में एफडीआई अलाउ है कि नहीं? आप क्या बोलोगे कि यस 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 यस, रेलवे में बहुत अच्छे लेवल पर एफडीआई अलाउ है। रेलवे में बेटा अब आप मुझे बताओ कि कितना परसेंट एफडीआई अलाउ है, रेलवे में कितने परसेंट एफडीआई अलाउ है? अगर क्वेश्चन ये हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे आंसर में कि भाई रेलवे के अंदर 100% एफडीआई अलाउ है। ठीक है बेटा, रेलवे में 100% एफडीआई अलाउ की गई है, रेलवे के अंदर 100% एफडीआई अलाउ है। ठीक, दूसरी बात, अब एफडीआई कौन कौन से क्षेत्रों में नहीं है? एफडीआई कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर अलाउ नहीं है, क्या बोलेंगे आप? एफडीआई किन किन सेक्टर्स में अलाउ नहीं है? पहली बात बेटा एफडीआई अलाउ नहीं है शराब, सिगरेट,
वह तंबाकू बनाने में। एफडीआई मतलब बाहर से विदेशों से पैसा आकर यहाँ पे लगेगा नहीं। एफडीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है शराब बनाने, सिगरेट बनाने, तंबाकू बनाने के लिए। ठीक है, एफडीआई नॉट अलाउ। दूसरी बात, एफडीआई और कहाँ अलाउ नहीं है बेटा? अगर कोई लॉटरी का बिजनेस है, लॉटरी के व्यापार में अगर कोई गैम्बलिंग सट्टा लगाता है, सट्टा लगाने में एफडीआई अलाउ नहीं है। और किसमें अलाउ नहीं है बेटा? चिट फंड कंपनी। चिट फंड कंपनी क्या होती है? व्हाट इज चिट फंड कंपनीज? चिट फंड कंपनीज का मतलब है चीटिंग करने वाली कंपनीज। लाइक 21 दिन में 20 लाख डबल, 21 दिन में 20 लाख डबल बोले तो फिर से हेरा फेरी। जो कंपनी आपसे कहती है कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका पैसा लगाएंगे, आपके पैसों को हम डबल ट्रिपल करके देंगे, तो ये चिट फंड वाला बिजनेस है, इसमें एफडीआई अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा एफडीआई नॉट अलाउ किसमें? चिट फंड कंपनीज में एंड निधि। बेटा निधि कंपनीज में भी एफडीआई बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। निधि कंपनीज में भी एफडीआई नॉट अलाउड। ठीक है, और कहाँ अलाउ नहीं है एफडीआई बेटा? परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, atomic energy, that means atomic and nuclear energy में भी एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, इसमें भी एफडीआई अलाउ बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक, और किसमें एफडीआई अलाउ नहीं है बेटा? रेलवे के ऑपरेशन में, रेलवे के इंफ्रा में तो अलाउ है, बट रेलवे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है रेलवे का, उसमें एफडीआई अलाउड 0% भी नहीं है। एफडीआई नॉट अलाउड। ठीक है, इसके अंदर भी एफडीआई अलाउ नहीं है, एफडीआई नॉट बी अलाउड। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें एफडीआई को 0% रखा गया है। इन सेक्टर्स में एफडीआई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई अगर देश के अंदर से बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, तो उस पैसे के आने का जो तरीका है, जैसा भी है, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब पैसा बाहर से इंडिया में आएगा तो इंडिया को इससे लाभ क्या होंगे बेटा? हर एक चीज के लाभ होते हैं, हानि होती है, हर एक चीज के प्रोज हैं अपने, कॉन्स हैं अपने। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भाई बताइए, आपको ये बताना है कि अगर देश के अंदर बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो एफडीआई आने के क्या चांसेस हैं, एफडीआई आने के क्या तरीके हैं। देखो एफडीआई के लाभ क्या हैं बेटा? एफडीआई को आने के लाभ बताने हैं। भाई अगर विदेशों से पैसा इंडिया में आएगा, अगर बेटा विदेशों से पैसा इंडिया में आएगा तो इंडिया को क्या लाभ होगा ये बताना है। इंडिया को लाभ क्या होंगे आपको ये बताना है ना? क्या लाभ होंगे? पहली बात, जब वो कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी तो भाई सिंपल सी बात है ना कि वो लेबर लेकर तो नहीं आएगी अपने साथ बेटा। लेबर तो वो इंडिया की ही यूज करेगी। मतलब क्या है कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलता है। अगर देश के बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है तो देश के लोगों को क्या मिलेगा? देश के लोगों को बेटा रोजगार मिलेगा, पहली बात। फिर नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक देश में आएगी। ठीक है, अब जब बेटा रोजगार मिलेगा
तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा, है ना, वो हाई होगा। लोगों का जीवन स्तर उच्च होगा। बेटा लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें अच्छी चीजें दिखाई देंगी। लोगों के पास जब पैसा होगा, लोग पैसा खर्च करेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, और लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके, और क्या इसके फायदे हो सकते हैं, और क्या फायदे हो जाएंगे इसके? सरकार का, बेटा सरकार का राजस्व बढ़ेगा, गवर्नमेंट का जो राजस्व है वो बढ़ेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? सरकार का जो राजस्व है वो बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा? देश की जीडीपी में बढ़ोतरी, बेटा देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, और क्या होगा भाई, और क्या पॉसिबल है, और क्या हो सकता है? हाँ गोविंद सिंह, बेटा ये आपकी सुपर डेटी क्लास है इकोनॉमिक्स की, और हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। बट क्योंकि बेटा एग्जाम आपको जल्दी ही पास में है, शायद बच्चे अपनी रिवीजन के लिए बिजी हैं, तो मैं करा रही हूँ टॉपिक। ठीक है भाई, जब अगर देश के बाहर से बेटा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उससे और क्या फायदे देश को हो सकते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से देश को होने वाले फायदों की हम बात कर रहे हैं। एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, नई तकनीकी देश के अंदर आएगी, लोगों का जीवन स्तर उच्च हो जाएगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, और क्या होगा? देश में नव प्रवर्तन होगा, बेटा देश के अंदर नई नई चीजों का आगमन होगा, हम नई नई चीजों को देखेंगे। हाँ सभी के लिए कॉमन है गोविंद ये क्लास। ठीक है, अब बेटा ये तो हो गए एफडीआई के कुछ फायदे। अब नो डाउट हर एक चीज के अपने नुकसान भी होते हैं। अब अगर एफडीआई के सारे फायदे हैं तो भाई इसके कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होंगे, कुछ ना कुछ से मेरिट डिमेरिट दोनों होंगे। तो बेटा एफडीआई जब पैसा बाहर से इंडिया में आएगा तो इसके हानि क्या क्या हो सकते हैं, इसके इससे होने वाले लॉस, एफडीआई से होने वाली हानियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर विदेशों से पैसा बेटा भारत में आता है तो उससे इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है? भाई देखो पहली बात तो ये है कि इंडिया में अभी चीजें इतनी डेवलप अभी नहीं हुई हैं। अगर हम बात करें बेटा तकनीकी लेवल पर, तो जापान अभी भी हमसे लगभग 15 साल आगे चल रहा है। जापान की जो जापान कंट्री है, जो टेक्नोलॉजी है, जापान की टेक्नोलॉजी बेटा कम से कम हमसे 15 से 20 साल आगे चल रही है। हम अभी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत पीछे हैं। जब कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी और अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगी और इंडिया में चीजें बनाना शुरू करेगी, जैसे कि इंडिया में टेस्ला आएगी अब आने वाले टाइम में, ठीक है, तो अगर कोई कंपनी बेटा बाहर से इंडिया में आती है और अपना कोई बिजनेस शुरू करती है इंडिया में आकर, तो उसके पास नई नई टेक्नोलॉजी होंगी। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे छोटे छोटे से व्यापारी हैं, वो उस चीज का जो कंपटीशन है, जो पूरी प्रतियोगिता हो रही है, उसको प्रॉपरली झेल पाए या सहन कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो अभी टेक्नोलॉजी से उतने अपडेट नहीं हुए होंगे।
ठीक है बेटा, एफडीआई। छोटे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों का उत्साह कम होने की, छोटे व्यापारियों के उत्साह में, छोटे व्यापारियों के उत्साह में कमी दिखाई देगी। ठीक है, जो बेटा छोटे छोटे से व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे, वो प्रॉपरली उन कामों को आगे से कर नहीं पाएंगे, तो व्यापारी के उत्साह में कमी दिखाई देगी। दूसरी बात, अब ये जो कंपनीज बाहर से इंडिया में आ रही हैं और इंडिया में आकर बेटा अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि जब कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी तो इंडिया में आकर वो चीजें बनाएगी, तो बेटा एनवायरनमेंट किसका गंदा होगा? जो पर्यावरण है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? किसमें प्रॉब्लम आएगी? भारत की प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो भारत के पर्यावरण में ऋणात्मकता देखी जा सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? और क्या होगा? और क्या होगा? और क्या होगा? देश के प्राकृतिक संसाधनों का हनन, बेटा संसाधनों का हनन होगा। मास्टर ऑफ साइंस, रिजल्ट के दिन तक पढ़ाओगे। जब तुम रिजल्ट के दिन तक पढ़ सकते हो तो रिजल्ट के दिन तक पढ़ाया नहीं जा सकता है। मास्टर ऑफ साइंस, आप एमएससी हैं और आप एग्जाम देंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई होगी। अब जब तैयारी हो ही गई होगी तो बस हल्की सी रिवीजन थोड़ा टाइम निकाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेटा हर चीज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एफडीआई के आने के और जाने के भी नो डाउट पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे देश के अंदर। अगर देश के बाहर से पैसा इंडिया में आएगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात है, देश के लिए रोजगार मिलेगा, देश की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, लोग उसको पैसे को मार्केट में लेके जाएंगे और डिमांड करेंगे, देश की मार्केट दौड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो कंपनी बाहर से इंडिया में आएगी और अपना पैसा लगाएगी तो कहीं ना कहीं उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे भी। हमें अपनी नीतियां उसी अकॉर्डिंग बनानी पड़ेंगी, ना चाहते हुए भी हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। और जब वो कंपनी इंडिया में आएगी, इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेगी, इंडिया का पानी यूज करेगी, इंडिया की लाइट यूज करेगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आएगी। अब वो कंपनी इंडिया में जाके बना रही है तो सिंपल सी बात है एनवायरनमेंट भी किसका यूज करेंगे? इंडिया का। अगर उस कंपनी में ऐसी कोई चीज बनती है जिसमें धुआं निकलता है तो एनवायरनमेंट गंदा किसका होगा? इंडिया का गंदा होगा। ठीक है, तो हर एक चीज के बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों हो सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, ठीक है। मास्टर ऑफ साइंस कब है आपका एग्जाम? बेटा एग्जाम की डेट क्या है? चलो नेक्स्ट,
अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि भाई FII में, बेटा FII या FPI में और FDI में फर्क ही क्या है? देखो ध्यान रखना, आपने पढ़ा कि भाई जो FDI है, FDI बेटा जब कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आती है तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए आती है ना। जब भी कोई कंपनी बाहर से इंडिया में आकर अपना बिजनेस शुरू करेगी तो वो एक लंबे टाइम के लिए आएगी इंडिया में बिजनेस करने के लिए। तो हमें क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो FDI है, FDI दीर्घकालिक निवेश होता है। बेटा FDI एक दीर्घकालिक निवेश होता है, पहली बात। दैट मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा ये एक लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, FDI एक स्थिर निवेश है, यह एक स्थिर निवेश है। स्थिर निवेश है मतलब क्या है बेटा कि भाई ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। अब जो पर्सन अपना 100% पैसा इंडिया में ला रहा है, लगाता है, और वो यहाँ पर आकर अपना कोई बिजनेस शुरू करता है, तो बेटा सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि वो लंबे टाइम के लिए ही आया होगा ना, और जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो एक लॉन्ग टर्म की ही इन्वेस्टमेंट होगी ना। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म की है तो सिंपल सी बात बेटा ये हो गई है कि ये छोटे मोटे नुकसान के होने पर ये देश छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। ये टिकेगा और ये लंबा टिकेगा, ये अच्छे से रहेगा देश में, ठीक है, बिजनेस करता रहेगा। लेकिन जो FII है, यह एक बेटा FII ये क्या होती है? यह एक अल्पकालिक निवेश होता है। अल्पकालिक निवेश होता है मतलब क्या है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा ये एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ये एक अस्थिर निवेश है। मतलब क्या है? निवेश है मतलब क्या है इसका मतलब है बेटा कि ये एक अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट है। बेटा ये एक अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और ये अपना पैसा यहाँ पर तभी तक लगाए रखेगा जब तक उसको खुद को प्रॉफिट होगा। अगर उसको खुद को ही प्रॉफिट नहीं होगा, ये तुरंत यहाँ से मूव ऑन करेगा, तुरंत यहाँ से निकलेगा और रफू चक्कर हो जाएगा, ठीक है। FII निवेशक लाभ होने तक ही अपना पैसा निवेश करेगा और हानि होने पर, अगर देश में कुछ भी नेगेटिविटी हो रही है और हानि होने पर, लॉस होने पर, हानि होने पर तुरंत अपना पैसा लेकर देश छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तुरंत बेटा, तुरंत ये अपना यहाँ से पैकअप करेगा। FII इन्वेस्टर्स क्विकली मूव लाइक अ हॉट मनी की तरह देश छोड़कर तुरंत यहाँ से निकल जाएगा। इतनी बात मेरी
सबको यहाँ पर क्लियर है, यस और नो? आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ओके जी। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे पास गोल्ड लगभग, हमारे पास जो गोल्ड है वो लगभग 780 टन्स का गोल्ड है आरबीआई के रिजर्व में, और इस गोल्ड के साथ इंडिया की रैंक 9th है। और जो बेटा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा जो हमारा भंडार है, उसमें हमारी रैंक 4th है। और हमारे पास लगभग 604 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 604 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, तो बेटा आई थिंक आपका एग्जाम शुरू है, आपका एग्जाम है, ठीक है, बहुत जल्दी। तो आपके एग्जाम के लिए आपको मैनी 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 ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आप अपना एग्जाम अच्छे से देकर आओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से देकर आओ। मेरी आपसे यही, आपके लिए यही एक विश है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आप में से सभी के पेपर निकल जाएं, क्रैक हो जाएं और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आप बहुत जल्दी एक अच्छे टीचर बने और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएं आने वाले टाइम में। सो आपके एग्जाम के लिए बेटा गुड लक, ऑल द बेस्ट। और सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर होके जाना। जो भी आप एग्जाम की डिमांड है, क्या लाना है, क्या लेके जाना है एग्जाम में, क्या नहीं लेके जाना है, जो भी आपका हॉलमार्क टिकट है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है, उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना कि आपको क्या कुछ लेके जाना है, क्या कुछ लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो सब कुछ चेक करने के बाद ही आप अपने एग्जाम को अच्छे से देकर आना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा परफॉर्म करोगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, गुड लक।